हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। वो जो आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में जैसे बच्चों को पता है, इसके पहले हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं। जो पहला पार्ट है वो समकालीन विश्व वाला है और दूसरा पार्ट है समकालीन भूगोलिक व्यवस्था, जिसमें कि भूगोल के पार्ट को हमने कवर किया है। तो तीसरा पार्ट है, तो तीसरा भाग है सामाजिक विज्ञान में, ये आपका भाग संबंधित है लोकतांत्रिक राजनीति और ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का मतलब इसके पहले आप 9th क्लास में इसका भाग फर्स्ट पढ़ चुके हैं और इस भाग में हमें पढ़ना है राजनीति के बारे में, लोकतंत्र के बारे में या शासन के बारे में पढ़ना है। और उस चैप्टर में जो पहला चैप्टर लिया है इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि किस प्रकार से जो सत्ता है उसको साझी करना आवश्यक है, जिसको कि हम आपके बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने केवल कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए और परीक्षा के हिसाब से याद करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। नाम है सत्ता की साझेदारी। और जैसे कि आप विदित है, सत्ता वाला होती है पावर या शासन, और इसमें सबकी साझेदारी या भागीदारी होना जरूरी है। ये जो चैप्टर है इसमें हमारे सामने 2 देश हैं, एक श्रीलंका है और एक दूसरा देश है बेल्जियम। इन दोनों देशों में जो जातिगत वहां पर संरचना को लेकर के संघर्ष हुआ है उसके बारे में पार्ट है। और इस हम लेते कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जो लिया है यह श्रीलंका की जातीय संरचना को बताइए। बच्चों बहुत आसान चीज है, जब भी आपके पास ये प्रश्न आया कि जातीय संरचना, इसका मतलब ये है कि वहाँ कौन कौन सी जातियां निवास करती है, और इसी को हमने कहा है जातीय संरचना। दोबारा में श्रीलंका की जातीय संरचना को बताइए। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि कौन कौन सी जाति के लोग हैं, कौन कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से कितनी मात्रा में वहाँ निवास करते हैं। तो हमने देखा है, इसमें आप देखिए मुख्यतः 3 यहाँ पर है। 74% लोग सिंगली भाषा बोलने वाले हैं, याद कर लीजिए 74% सिंगली भाषाई लोग हैं, 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं और 7% ईसाई लोग हैं। ये वहाँ की जातीय संरचना है। इसमें आप आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि जो सिंगली भाषी लोग हैं उनका जो मुख्य धर्म है या जिस धर्म का वो अनुसरण करते हैं वो है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 74% का मतलब ये संख्या में बहुत ज्यादा हो गए। ये 18% इनकी तुलना में बहुत कम है। और यहाँ ईसाई देखेंगे तो ईसाई इनकी संख्या में और भी कम है। तो इस प्रश्न से एक और नया प्रश्न बन रहा है कि श्रीलंका की जातीय संघर्ष के क्या कारण थे, वहाँ जातीय संघर्ष क्यों हुआ। तो इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि वहाँ 74% जो लोग थे वो सिंगली भाषा के लोग थे, बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोग थे। 18% में तमिल भाषा के लोग थे, जिनमें हिंदू भी थे वह मुसलमान भी थे। जो तमिल भाषी है उसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि वहाँ तमिलियंस 2 प्रकार के हैं। एक तमिलियंस वे हैं जो भारत से माइग्रेट होकर के श्रीलंका में गए, जिन्हें हमने कहा है भारतीय तमिल, और दूसरे वे तमिल है जो कि श्रीलंका में जन्मे हुए हैं। 7% लोग ईसाई है। इस प्रकार से आपके सामने ये प्रश्न बन जाता है और आप लिख देना कि इन लोगों के बीच में आपस में सत्ता को लेकर हमेशा संघर्ष हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो 74% सिंगली भाषा के लोग हैं या बौद्ध धर्म के लोग हैं, इन्होंने जो कम संख्या में है या अल्पसंख्यक है, इनको दबाने या कुचलने का कार्य किया और इनके हितों की सुरक्षा नहीं थी। जितने भी पावर है या कानून संबंधी चीजें हैं या और भी अधिकार है, ये सभी के सब सिंगली भाषियों के लिए ज्यादातर प्रदान किए गए थे। तो आप जानते हो ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है कि इस प्रकार से समाज में किसी के साथ भेदभाव होगा तो वहाँ संघर्ष जरूर उत्पन्न होगा।
इनसे छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं बच्चों को। कौन से बनते हैं? ये प्रश्न आ सकता है कि श्रीलंका में जो मुख्य समुदाय है कौन सा है, तो आप कहेंगे वहाँ मुख्य समुदाय है सिंगली भाषा के लोग हैं। कितने प्रतिशत है? तो आप कह सकते हैं 74% है। ऐसे ही पूछा जाए कि तमिल भाषा के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो आप कहेंगे 18% तमिल भाषा के लोग हैं। उनकी भाषा कौन सी है? तो आप कहोगे तमिल भाषा है। और कौन से धर्म के हैं? हिंदू है या मुसलमान धर्म के फॉलोअर्स है। और ऐसे ही 7% ईसाई लोग हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके संक्षेप में तैयार हो गया है, जिससे छोटे प्रश्न है एबेसिडे वाले वो भी आप कर सकते हैं। इनसे खालिस्तान बन सकता है तो वो भी कर सकते हैं। इनको इतना ही याद करना है। दूसरा प्रश्न ऐसे ही लेते हैं, जैसे श्रीलंका की स्थिति है वैसे ही एक बेल्जियम देश है। ये यूरोप महाद्वीप का देश है और यूरोप महाद्वीप के देश में भी वहाँ कई प्रकार की जाति या भाषा के लोग एक साथ निवास करते हैं। ये देश कहाँ पर स्थित है? ये देश है यूरोप का देश है, यूरोप में है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और ऐसे श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। कहाँ इसकी राजधानी? कोलंबो है। कोई आपसे पूछा जाए परीक्षा में श्रीलंका कहाँ स्थित है, तो आप कह सकते हैं ये एक द्वीपीय देश है। द्वीप का ना जिसके चारों ओर पानी से भरा हुआ हो वो क्षेत्र द्वीपीय कहलाता है। और ये भारत के दक्षिण में है। यदि आप भारत का नक्शा ऐसे देखेंगे तो नीचे एक टापू के रूप में छोटा सा देश है यहाँ पर। और इस देश को हम जानते हैं श्रीलंका के नाम से। और यहाँ स्थित है, इसका नाम भारत के दक्षिण में स्थित हो गया है देश। बेल्जियम की संरचना देखते हैं कि किस जाति के लोग या कौन से बहुसंख्या में हैं। तो आप देखिए कि 59% अर्थात 59% डच भाषा के लोग रहते हैं। याद कीजिए 59% डच भाषा के लोग हैं। मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, एक डच भाषा वाले हैं, एक फ्रेंच भाषा के होंगे और तीसरा है जर्मन भाषा। तो ये 3 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। आप जर्मन भाषा देखिए कितने परसेंट है? 1% लोग हैं जो जर्मन भाषा को काम में लेते हैं। फ्रेंच भाषा वाले कितने लोग हैं? 40% है। और जो अन्य है या जो मेजोरिटी में है, बहुसंख्या में है, ये है डच जो कि 59% है। अब प्रश्न ये भी आता है कि तीनों भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो डच भाषाई लोग हैं उनके क्षेत्र को हम जानते हैं फ्लेमिश के नाम से। ये जो क्षेत्र क्या कहलाता है? फ्लेमिश। वहाँ डच भाषाई लोग रहते हैं। दूसरा है फ्रेंच भाषाई जो कि 40% है। ये जिस एरिया में या क्षेत्र में रहते हैं वो है वेलोनिया। ठीक है। और तीसरा है 1% जर्मन भाषा के लोग हैं। अब इसमें एक और मुख्य चीज देखने वाली है कि जहाँ उनकी राजधानी जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में भी कुछ भाषाई क्षेत्रों का हमने वर्गीकरण कर रखा है। कैसे कर रखा है कि ब्रुसेल्स में अर्थात वहाँ की राजधानी में बच्चों वहाँ 80% फ्रेंच भाषा के लोग हैं और 20% कौन है? डच भाषा का। ये वहाँ की राजधानी की बात है। बाकी में उल्टा हो रहा है। यहाँ आप देखिए फ्रेंच बहुसंख्या में है, जबकि पूरे यदि बेल्जियम की बात करें तो डच 59% है। ये बहुसंख्या में या इनकी संख्या ज्यादा है। और ये ज्यादा होना ही वहाँ जातीय संघर्ष का कारण है। और बेल्जियम में जो वहाँ सरकार बनी है उस सरकार को अस्थिर करने में ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं इसके कारण है, क्योंकि बहुसंख्या में होने वाले डचों ने जितने भी अधिकार है, जितने भी सुविधाएं हैं वो डचों के नाम पर करने का प्रयास किया, जिससे फ्रेंच भाषी लोग या जर्मन लोग वे नाराज हो गए और वहां जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक मुख्य चीज और भी देखने वाली है कि डच और जो फ्रेंच है, हालांकि डच भाषा के लोग संख्या में ज्यादा है लेकिन इनका जो आर्थिक स्तर है वो कमजोर है। ये मुख्य चीज है नोट करने वाली कि डच भाषा के लोग यद्यपि संख्या में ज्यादा है लेकिन उनका आर्थिक स्तर या अमीरी या गरीबी के हिसाब से देखा जाए तो वे इतने अमीर नहीं है जितने कि फ्रेंच भाषाई लोग हैं जो कि संख्या में 40% है, या आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक हैं।
तो ये यहाँ की जातीय संरचना इस प्रकार से है। इसका भी ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि बेल्जियम की जातीय संरचना के साथ साथ वहां जातीय संघर्ष होने के क्या कारण थे। तो इस कारण आप लिख सकते हैं कि ये बहुसंख्या में थे, ये कम संख्या में थे, इनको ज्यादा महत्व दिया गया, इनके अधिकारों का हनन किया गया, जिससे ये लोग परेशान हो गए, उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया गया। तो आप जानते हैं कि यदि ऐसी घटनाएं होंगी तो उसका अंजाम गलत होगा। इसमें छोटे प्रश्न बच्चों बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं देखिए आप, कौन कौन से छोटे प्रश्न है अवच्छेद वाले या रिक्त स्थान वाले, कि कितने प्रतिशत लोग डच भाषा के हैं बेल्जियम में। तो आपका उत्तर होगा 59 या 59%। फिर जिस एरिया में अधिकतर लोग डच भाषा के हैं वह क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे कि वह क्षेत्र है फ्लेमिश। ऐसे ही फ्रेंच भाषाई लोग कितनी प्रतिशत हैं, आपका उत्तर होगा 40% है। ये कौन से क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका उत्तर है वेलोनिया में रहते हैं, ठीक है ना। और 1% है जर्मन भाषी लोग हैं जो पूरे बेल्जियम में स्प्रेड है। साथ साथ यदि राजधानी क्षेत्र के बारे में पूछा जाए कि राजधानी में कितने प्रतिशत लोग कौन से समुदाय के हैं, तो आप कहेंगे कि 80% फ्रेंच भाषाई हैं और 20% डच। तो यहाँ आपके 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये पूरे हो गए। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम, बहुसंख्यकवाद से क्या आशय है। बहुत आसान प्रश्न है, एक समझ जाइए प्रश्न आपके आने वाला है कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। नाम से ही आपको पता लग रहा है, बहु माने ज्यादा, संख्या का मतलब जो ज्यादा हो, अर्थात ऐसी जाति या समुदाय के लोग जो संख्या में दूसरों की तुलना में ज्यादा हो। आप देखिए श्रीलंका में 74% कौन लोग हैं, ये सिंगली भाषा के लोग हैं। इसका मतलब ये लोग क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बहुसंख्यक लोग। ऐसे ही सिंगली में कौन है, बेल्जियम में कौन है, तो बेल्जियम में जो ज्यादा संख्या में है वे लोग हैं डच भाषाई के लोग हैं, और कम के हैं फ्रेंच और जर्मन। ये कहलाते, जो कम हो वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक। दोबारा और देखते हैं कि होता क्या है। तो बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि किसी देश या प्रदेश में एक जाति या एक समुदाय या एक धर्म के लोग दूसरों की संख्या में बहुसंख्या में हो। यदि वो बहुसंख्या में है जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप मनमाने द्वारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी या अवहेलना की जा सकती है, तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है बहुसंख्यकवाद। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं ये 2-3 लाइनों में से। और यदि और बड़ा करना है तो बड़े प्रश्न के लिए श्रीलंका और बेल्जियम की घटना का आप उदाहरण और जातीय संरचना भी इसमें जोड़ सकते हैं यदि प्रश्न बड़ा हो तो। चौथा प्रश्न लेते हैं हम, सत्ता की साझेदारी का अर्थ समझाइए। अब ये जो जातीय संरचना की वजह से वहां संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, इन सबको दूर करने के लिए एक ही उपाय है और वह है सत्ता की साझेदारी, अर्थात शासन या प्रशासन में सभी लोगों का बराबर रूप से भाग लेना। यदि किसी एक वर्ग को आप अलग कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, अवहेलना करेंगे, तो उसमें नाराजगी या रोष होना लाजमी है, जिससे आप जानते हैं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसी के लिए सत्ता की साझेदारी का अर्थ यहाँ आपसे इसी संदर्भ में स्पष्ट हो जाएगा। कैसे, किसी देश या प्रदेश के स्तर पर सत्ता का जातीय या सामुदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बंटवारा कर दे। हम जैसे मान लो कोई देश है, भारत ही है, और इस देश में जैसे जैसे लोगों को जातीय संरचना या धार्मिक संरचना है, उन सभी का आपको उसके आधार पर समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए सत्ता में या शासन में। तो इस स्थिति को हमने नाम दिया है सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब सरकार या शासन, साझेदारी का मतलब सबके द्वारा बांटना, ये कहलाएगा सत्ता की साझेदारी। और ये क्यों करते हैं, इसके द्वारा शासन सही ढंग से चले, जो चुने हुए लोग अपने हिसाब से कार्य करें, सभी के हितों की सुरक्षा करें, आपस में लड़ाई नहीं हो और समानता के साथ में सभी को जीने का अवसर प्राप्त हो। ये इसका महत्व या आवश्यकता में 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी।
सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं या तरीके कौन कौन से हैं। अब आप देखिए, यहाँ से आपके बड़ा प्रश्न बन रहा है, आपके लघुतरात्मक बन रहे हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी यहाँ बन रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस या एबेसिडे वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं एक ही प्रश्न के माध्यम से। तो आप ठीक से देख लें इसको। सत्ता की साझेदारी के रूप या तरीके कौन कौन से हैं, अर्थात अभी हमने ऊपर देखा है कि हमें सत्ता का बंटवारा करना है, तो ये बंटवारा हम किस रूप में करें, इसी को हम इस प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। तो सत्ता की साझेदारी या बंटवारे के 3 या 4 मुख्य मुख्य रूप हैं। तो आपके 4 तो नहीं बट 2 या 3 इसमें रूप पूछे जा सकते हैं। जो पहला रूप है वो है सत्ता का क्षैतिज वितरण। एक बार नाम याद कर लें, पहला कौन है, सत्ता या सरकार का क्षैतिज वितरण है। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर, ये याद कर लें नाम, ऊर्ध्वाधर वितरण। पहला हो गया क्षैतिज वितरण, दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा है, तीसरा हो गया, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, ये सामाजिक है। और जो चौथा बंटवारा या साझा है वो किसमें है, वो राजनीतिक दलों में है या दबाव समूह में है। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी के 4 रूप है। पहला है सत्ता का जो बंटवारा किया गया है वो क्षैतिज स्तर पर है, दूसरा है ऊर्ध्वाधर स्तर पर है, और तीसरा कौन सा है, सामाजिक जो समुदाय उनमें आपस में बंटवारा है, और चौथा है राजनीतिक दल है या दबाव समूह है उनके बीच में सत्ता का बंटवारा। अब एक बार दोबारा और देख लेते हैं कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। अभी छोटा प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है। तो क्षैतिज का मतलब होता है ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन ना सब बराबर है। यहाँ कौन कौन बराबर है, जो सत्ता है, सत्ता को 3 अंगों के बीच में बांटा गया है। क्षैतिज का मतलब ये सब बराबर है, एक ही लाइन वाले हैं, तो उसको हमने कहा है क्षैतिज। और यहाँ 3 अंग कौन कौन से हैं, तो ये 3 अंग दे रखे हैं। आपका विधायिका है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका है जो कानून को लागू करती है, और तीसरा है न्यायपालिका जो कि इनके कार्यान्वयन या इनके अनुपालन में गलती हो तो उसको सुधारा जा सकता है। तो ये 3 अंग है सत्ता के, तीनों में समान रूप से सत्ता का बंटवारा किया गया है बच्चों। इनमें यदि एक भी कोई अंग मनमानी करे तो दूसरे जो 2 अंग हैं उन पे अंकुश लगा सकते हैं। जैसे विधायिका करे तो कार्यपालिका या न्यायपालिका है सॉरी, ऐसे कार्यपालिका है तो न्यायपालिका या विधायिका के द्वारा इन पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऐसे ही न्यायपालिका। इसलिए इन तीनों अंगों में समान रूप से सत्ता का बंटवारा है, जिससे कि शासन सुचारू ढंग से चल सके। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर। ये क्या है, ये भी हम देखते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, जैसे ये क्षैतिज का मतलब बराबर, और ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर से नीचे की ओर आना। ये सत्ता है, यहाँ ऊपर से कहाँ आ रही है, ये नीचे की ओर आ रही है। नीचे कहाँ है, गांव तक। ऊपर कहाँ है, ये देश की लेवल है, ये देश या कोई राष्ट्र की सरकार यहाँ बैठी है। उसके बाद में छोटे 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 बहुत सारे प्रांत हैं, और उसके नीचे फिर आप देखते हैं नगरपालिका है या ग्राम पंचायतें हैं। तो ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाएगा। दोबारा और देखते हैं कि सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर है उसमें जो सत्ता है वो विभिन्न स्तरों पर बढ़ती है, ऊपर से लेकर के नीचे के स्तरों तक इनका बंटवारा होता है। किसमें होता है, जैसे पूरे देश की यदि कोई सरकार चला रहा है तो वो कहलाती है संघीय सरकार या देश की सरकार या राष्ट्रीय सरकार। ये तो हो गया केंद्रीय, पूरे देश की एक सरकार हो गई। ऐसे दूसरे नंबर पर आए तो हम देखते हैं कि जैसे अपना देश है, हमने इनको विभिन्न प्रांतों में डिवाइड कर रखा है। तो जो प्रांतों में सरकारें चल रही है ये इसका दूसरा स्तर आ गया है। और इनसे नीचे आप देखते हैं कि नगरपालिका है, ग्राम पंचायतें हैं, वहां भी स्थानीय शासन के रूप में सरकारें काम कर रही हैं।
हालांकि मुख्यतः यहाँ देश और प्रांत ही है, बट ये देखा जाए तो यहाँ भी सत्ता का बंटवारा इनके लिए भी किया गया है। तो ये इनका दूसरा रूप आ गया और ये कहलाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ मुख्यतः मैंने कहा दो ही हैं, देश और प्रांत है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, नगरपालिका या स्थानीय शासन। अब इन दोनों के बीच में सत्ता को लेकर के बंटवारा किया गया। कैसे किया गया है कि जो राष्ट्रीय हित पे सरकार चलेगी उनके पास में अलग क्षेत्र है जिसपे वो कानून बना सकते हैं, उनको लागू करवा सकते हैं। ऐसे ही राज्य है या प्रांत है, उनके पास में भी अलग अलग ढंग से उनको कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उन क्षेत्रों में केवल वो ही अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं जनता के हित को देखते हुए। तो तीन प्रकार के यहाँ पर जो क्षेत्र दे रखे हैं, एक कहलाता है संघीय सूची, कौन सा है, एक है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा कहलाता है समवर्ती सूची। ये तीनों इसी बात का द्योतक है कि संघीय मतलब केंद्र सरकार इन कानूनों को बनाती है, लागू करवाती है। ऐसी राज्य सरकार है, इन पर राज्य सरकार का ही अधिकार होता है कि वे कानून वे ही बना सकते हैं, ये राज्य सूची वाले हैं। एक है समवर्ती के सूची के विषय, इनमें दोनों को मिलकर ही कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए इसका नाम रखा गया समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से आपके दो रूप हो गए। तीसरा रूप है वो है सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूह में बंटवारा, अर्थात जो भी सत्ता है, जो शासन के अधिकार हैं, इनका वहाँ के जो समुदाय है उसमें निश्चित रूप से बराबर या प्रतिनिधित्व के आधार पर जो भी उनका अनुपात बनता है उस अनुपात में उनको सत्ता में साझेदारी दी जाए। जैसे कि बेल्जियम का विश्व में बहुत अच्छा उदाहरण है कि वहां पर इस प्रकार की सामुदायिक या सामाजिक समूह की सरकार वहां चल रही है, और जो वहां है मेजोरिटी डच और फ्रेंच भाषा के लोग हैं, उन्होंने मिलकर के अपने अनुपात में संख्या में विभिन्न जो मंत्री गण है या और जो अधिकारी गण है उनको स्थान दिया है। और अंतिम आता है इस कड़ी में वो है राजनीतिक दलों या दबाव समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो दुनिया भर में जहां भी लोकतंत्र विद्यमान है वहां अनेकों राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज होती है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने उसके अकॉर्डिंग जो सरकार में लोग बैठे हैं उन पे दबाव बनाकर किसी न किसी रूप में सत्ता को अपने पक्ष में लेने का, या जो भी सत्ता निर्णय लेती है उनके पक्ष में करवाने के लिए दबाव समय समय पर बनाते रहते हैं। ये तो हो गए बड़ी मात्रा में। ऐसे ही लोकल क्षेत्रों में जो दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह भी ऐसे ही लोग होते हैं कि जो राजनीतिक दलों के अलावा छोटे छोटे समूह में काम करते हैं, वे भी सरकार पर मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण उन पे अपने हितों को साधने के लिए कई बार दबाव बनाते हैं। इनका नाम रखा गया दबाव समूह है, और इनके दबाव में आकर के जो लोग सत्ता में हैं, जो सरकारें हैं, उनको उनके निर्णय इनके अनुसार अर्थात दबाव समूह के अनुसार बदलने पड़ते हैं। तो ये होगी अंतिम साझेदारी। तो आप इस प्रकार से 4 साझेदारी लिख सकते हैं। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ एक दो और भी छोटे छोटे प्रश्न है जो आपके मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, कि जैसे श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो आप कहेंगे 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। वहां जातीय संघर्ष चला, तो ये जातीय संघर्ष कब खत्म हुआ, तो आप कहेंगे 2009 में खत्म हुआ। वहां जातीय संघर्ष किसके बीच में था, तो वहां बहुसंख्या में सिंगली और कम संख्या में तमिल, तो उनके बीच में था। तमिलों ने एक गुट बनाया था, उसको संघर्ष को शुरू करने के लिए उसका नाम था LTT, बोलते हैं उसको LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, का पूरा नाम है। एल का मतलब लिबरेशन, टी का मतलब टाइगर, ये तमिल और एलम, ये उनका एक जातीय गुट था जो कि तमिलियंस का था। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आ रहा है कि सिंगली भाषा है उसको वहां राजभाषा घोषित कर दिया गया था श्रीलंका में, जो कि बहुसंख्या में है। और ये आपको प्रश्न ये आता है कि कब किया गया, तो उसका उत्तर है 1956 में सिंगली भाषा को और भाषाओं को दरकिनार करते हुए
इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न इसमें है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स में ईयू का मुख्यालय है। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ, जो यूरोप के देशों को मिला के एक संघ बनाया गया है, उसका मुख्यालय वहां ब्रुसेल्स में है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर आपके इस 20-25 मिनट के वीडियो में आसानी से आपको याद हो गया होगा बच्चों। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।